किस नंबर 90 मुलाहिजा फरमाएं। मैं तमाम नुकसानात और ख़तरा से निबरदादमा होने के लिए तैयार था, क्योंकि दरिया में रह के मगरमच्छों से बैर रखने के नताइज कभी खुशगवार नहीं होते। और तुम इसे फिल्मी डायलॉग ना समझो तो कहूँ कि मैं कर्ज की अदायगी के लिए जान से भी नहीं डरता था। जब फर्जी चोरों, डाकुओं और कातलों से मुकाबले का हो तो जान की सलामती का यकीन किसे होता है। मेज पर बैठकर कलरगी करने या अफसर बन के कमरे में बैठने वाले को भला क्या खतरा लाहक हो सकता है। पुलिस वाले अगर रिश्वत लेते हैं, भत्ते वसूल करते हैं या जराइम की सरपरस्ती करते हैं तो मारे भी जाते हैं। कभी स्मगलरों के हाथों, कभी कानून शिकन अनासर की फायरिंग से और कभी मुश्तइल हुजूम के हमले से। लेकिन मुलाजमत के इस मुख्तसर से दौर ने मेरी खुशफहमी दूर कर दी है। मेरी जंग कानून के खिलाफ वर्दी करने वालों से नहीं हुई। मैं एक बदउन्मान साजिशी निज़ाम की चीरादस्ती का शिकार हो गया, जिन्होंने मुझे सिर्फ इसलिए मुजरिम करार दिया कि मैं किताबी और असूली बातें करता था और उन पर अमल भी करना चाहता था। जब माशराई करप्ट हो तो वो अफराद जो इसी माशरे का हिस्सा हों कैसे ठीक हो सकते हैं? उन्हें आप कहीं भी बिठा दें। लहरें गिनने वाली बात सुनी है ना तुमने? किसी बादशाह ने एक राशि और बदउन्वान शख्स को शिकायत मौसूल होने के बाद कभी एक महकमे में कभी दूसरे में लगाया, मगर वो हर जगह लोगों को परेशान करके नाजायज आमदनी के जराए पैदा कर लेता था। तंग आके बादशाह वक्त ने उसको दरिया के किनारे बिठा दिया कि यहाँ बैठो और लहरें गिनो। सुबह से शाम तक और कोई काम नहीं तुम्हें, बस इसी काम की तनख्वाह मिलेगी। चंद दिन में उसने वहाँ भी आमदनी की एक सूरत निकाल ली। उसने माही गिरों को और दरिया से कश्ती पर सामान ले जाने वालों को रोक दिया और कहा कि तुम सरकारी काम में मुदाखलत करते हो। मुझे जहाँ लहरें गिनने पर लगाया गया है, तुम्हारी कश्तियों के आने जाने से लहरों का सारा हिसाब गलत हो जाता है। जाहिर उसके बाद इजाज़त लिए बगैर कोई नहीं गुजर सकता था और इजाज़त बिला मुआवजा नहीं मिलती थी। मैं उसकी संजीदा गुफ्तगू के बावजूद खंसने लगा। वो तो ठीक है, यहाँ नेक नाम तो सिर्फ वही हैं जिनको मौका नहीं मिलता, वरना आवे का हवाई बिगड़ा हुआ है। इस हमाम में नंगा वो है जिसने कपड़े पहन रखे हों। जो मछली गंदी नहीं है वो जल में रहने के काबिल नहीं। और इल्ज़ाम कोई किसे दे? शेख ने कहा, आप एक इदारे की बदउनवानी की रोकथाम के लिए उसके ऊपर इदारा बनाते, वो भी तो होंगे हमसे ही ना। खैर, ये सब बातें मुझे पहले से मालूम थी कि मुझे क्या मुश्किलात दरपेश होंगी, मगर मैं ये नहीं समझता था कि मेरी असूल परस्ती और फर्ज शनासी की सजा मेरे अलावा मेरे घर वालों को भी मिल सकती है। उनकी जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है और उन्हें भी खतरनाक नताइज की धमकी दी जा सकती है। तुम्हारे बारे में मुफस्सल मालूमात हासिल हो जाने के बाद मुझे अंजाम साफ नजर आने लगा। मेरे लिए शुबे की कोई गुंजाइश ना रही कि मेरे जराइम की सजा से दूसरे भी नहीं बच सकेंगे। मेरा ख्याल है वो मुजरिम बेहतर हैं जो किसी पुलिस ऑफिसर को गोली मार देते हैं लेकिन उसके बाद कुछ नहीं करते, उसकी फैमिली को ख़त्म नहीं करते, बीवी बच्चों, माँ बाप या भाई बहन पर जुल्म नहीं करते। जिन मुजरिमों से मेरा वास्ता पड़ रहा है वो इतने बेज़मीर हैं कि सब कुछ कर सकते हैं। फिर मुझे क्या ज़रूरत है दूसरों की ज़िंदगी से दुश्मनी करने की? कल को खुदा न खासा मेरी बहन गायब हो जाए, वो हर रोज़ पैदल कॉलेज जाती है। मेरे बाप के साथ कोई हादसा पेश आ जाए जिससे मेरी सौतेली माँ बेवा हो जाए। वो मेरी माँ की सबसे छोटी बहन भी है और इस रिश्ते से मेरी खाला है। वो रवायती किस्म की सौतेली माँ नहीं है। मैं और मेरी बहन उस पर बहुत एतमाद करते हैं। वो हमें अपना सब कुछ समझती है। मुझे क्या हक हासिल है कि अपनी जिद पर पूरे खंसते बसते घर को उजाड़ दूँ? अपनी वजह से नहीं, मैं उन सब की वजह से शिकस्त तस्लीम करना बेहतर समझता हूँ जिनसे मेरा खूनी और जज्बाती रिश्ता है। फिक्र माश मुझे कभी नहीं हुई। मैं बिजनेस भी कर सकता हूँ। और इस निज़ाम का क्या होगा जिसकी इस्लाह का अज़म लेकर तुम पुलिस में भर्ती हुए थे? उसको खुदा ही ठीक करे तो करे। मैं अपनी हार मानता हूँ भाई, शेख ने हाथ जोड़कर कहा। गोया यहाँ कोई भी पहल नहीं करेगा, कोई शुक्रात नहीं आएगा जो जहर का प्याला उठाए। मैंने कहा, मुझे एक बात बताओ, आखिर रिजवी साहब ने इसी दलदल में रह के खुद को कैसे गलाजे से पाक रखा? उनके दामन पर दाग भी नहीं आया और उन्होंने तरक्की भी की, इज्जत भी पाई और नेक नामी भी कमाई। आज भी मेरी वजह से उन्होंने अपनी फैमिली के तहफ़्फ़ुज़ को गैर यकीनी बना रखा है। वो मुझे, मोहसिन और राबिया को घर में रखे हुए हैं और उनके पास इस्तकामत में कभी लर्दश तक नहीं आई, ये जानते हुए भी कि राबिया का घर किस तरह तबाह हुआ था और मेरा साथ देने वालों का क्या असर हुआ। तुम अगर पुलिस में रहते तो हमारा 5th कॉलम बन सकते थे। मुझे नहीं मालूम रिजवी साहब ने नामुमकिन को कैसे मुमकिन कर दिखाया। शायद उस दौर में भर्ती हुए थे जब आजमाइश इतनी सख्त नहीं होती थी। असूल परस्ती और फर्ज शनासी से कम लोग खुश होते होंगे, मगर ऊपर कुछ लोग ज़रूर होंगे जो उनकी हिफाजत करते रहे। ऊपर वाला मजबूत किरदार का मालिक हो और गलती पर सख्ती से बाज पुरस कर सकता हो और सख्त सजा दे सकता हो तो नीचे वालों की हिम्मत नहीं पड़ती कि कोई गलत काम करें। वो भी इस पोजीशन में है कि कोई उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कुछ लोगों के नुक्ता नज़र से वो नुकसान में हैं। वो इसी शहर के इलाके के SP होते तो कितने थानों के मालिक होते। एक मामूली थाने का चार्ज लेने वाले कितनी सख्त कोशिश करते हैं, सिफारिश लाते हैं और बाज़ जगह तो उसकी कीमत मुकर्रर है। फलां थाने में पोस्टिंग, इतना मुआवजा।
रिजवी साहब किसी कस्बे के एसपी होते तो अपने इलाके के बेताज बादशाह होते और अपनी रियाया से जो खिराज वसूल करना चाहते कर लेते, और हेडक्वार्टर में पोस्टिंग तो गोया सजा होती है उनके नजदीक। रिजवी साहब तुम्हारे बारे में सब जानते हैं और उनकी राय बहुत अच्छी है। मेरा ख्याल है वो तुम्हें भी अपने साये आतवत में यानी हेडक्वार्टर में बुलाने की सोच रहे हैं। लानत भेजो थाने पर। तुम अशमत खान और बीर मोहम्मद जैसे लोगों को ठीक नहीं कर सकते जो कुत्ते की दुम है, बल्कि काटने वाले कुत्ते हैं। रिजवी साहब के साथ रहो। शेख खामोश बैठा कुछ सोचता और सिगरेट पीता रहा। बदार वो मुझसे मुत्तफिक नजर आता था, लेकिन अब तो मैं इस्तीफा बेच चुका। उसने कहा, इस्तीफा वापस भी तो लिया जा सकता है। मैंने कहा, और नामंजूर भी किया जा सकता है। उसी वक्त कोई गाड़ी बाहर आके रुकी और डॉक्टर ने हॉर्न बजा के अपनी आमद की इतला दी। मैं उसे लेने बाहर गया तो वो कार से उतर रहा था। उसने अपना बैग मुझे यूं थमाया जैसे घर के किसी खादिम को थमाता। तुम सिकंदर आदम? उसने कहा, क्या लगते हो रिजवी साहब के? कुछ नहीं। मैंने कहा, सिकंदर आदम भी उनका कुछ नहीं लगता था जो 2300 साल पहले फोत हुआ था। मैं सिकंदर बख्त हूँ। डॉक्टर ने मेरे मजाक पर बुरा सा मुंह बनाया और सीधा चलता गया। मैं दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो वो खासा आगे निकल चुका था और मेरी आवाज देने पर वापस आया तो मजीद जुज़्बुज़ हुआ। उसने गार्ड का मुआयना यूं किया जैसे पोस्टमार्टम शुरू करने वाला हो। कुछ नहीं। उसने चंद मिनट में फैसला कर दिया। शाख और सर की चोट, मैं इंजेक्शन देता हूँ। अगर होश ना आए तो घंटे के अंदर अंदर, या होश आने के बाद बतली और कैब वगैरह हो तो बीयू हॉस्पिटल ले जाना, वरना इलाज की जरूरत नहीं, आराम और खुराक। उसने एक इंजेक्शन भरा और गार्ड की कलाई से जरा ऊपर उभरी हुई रग में लगा दिया। मिस्टर पुलिस इंस्पेक्टर, उसने रवानगी से कबल कहा, मैं नहीं चाहता कि इस केस में कहीं मेरा नाम आए। मेरा ख्याल इसकी जरूरत पेश नहीं आएगी। शेख ने कहा, थैंक यू। आप कह सकते हैं कि मरीज खुद ही होश में आ गया था और खुदा न ख्वास्ता कंडीशन सीरियस हो जाए जिसका मुझे कोई इम्कान नजर नहीं आता तो आप ये नहीं कहेंगे कि किसी प्राइवेट डॉक्टर ने इंजेक्शन वगैरह दिया था। आई एम सॉरी। इस सूरत में झूठ बोलना मुश्किल होगा मेरे लिए, शेख ने कहा। डॉक्टर ने नजर जमा के शेख को देखा। मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा इंस्पेक्टर, मैं साफ इनकार कर दूंगा और साबित भी कर दूंगा कि मैं सच्चा हूँ। वो बैग उठा के एहतजाजी अंदाज में वॉकआउट हो गया। इस शख्स की रिजवी साहब से कैसे निभ रही है? शेख ने हैरानी से कहा, शायद इसलिए कि डॉक्टर अच्छा है। मैंने कहा। डॉक्टर के जाने के आधे घंटे बाद संतरी को होश आ गया। वो एकदम उठ बैठा और अहमकों की तरह इधर उधर देखने लगा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि गेट पर ड्यूटी देते देते वो बेडरूम में कैसे आ गया। हमने उसे तसल्ली दी कि फिक्र की कोई बात नहीं और जबरदस्ती लिटा दिया। वो जनाब बात तो सुन ले। उसने हैरानी से अपने कपड़ों को देखा। तुम्हारी बात भी सुनेंगे लेकिन अभी नहीं, शेख ने कहा, जब तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कसम खुदा की जनाब, मेरा कोई कसूर नहीं। संतरी ने उसके बावजूद अपना दिफा जारी रखा। हाँ हाँ हम जानते हैं। मैंने कहा, अभी तुम आराम करो। ये इंस्पेक्टर साहब इसलिए आए हैं कि तुम्हारा बयान ले। हमने उसे एक गिलास गर्म दूध का ग्लूकोज पिला के दिया और फिर तय किया कि हम 1 घंटे के लिए उसे छोड़ के लंच के लिए जा सकते हैं। ये बात हमने उसे नहीं बताई वरना वो इतना खौफजदा था कि शायद उठ के भाग जाता। हमने कहा कि 2 घंटे बाद हम फिर आएंगे। हम दूसरे कमरे में आराम करते हैं, मुमकिन हो तो वो भी सो जाए। शेख ने बाहर आकर स्कूटर स्टार्ट नहीं किया। वो सड़क तक स्कूटर को ऐसे ही चला के लाया और गेट से कुछ फासले पर रोक के स्टार्ट किक लगाई। उस वक्त 3 बजने वाले थे और जितनी देर में हम बैडन रोड से खाना खा के लौटे शाम होने लगी थी। केस की रिपोर्ट तो लिखवानी पड़ेगी, शेख ने कहा। पहले जरा इसकी सुन ले। रिजवी साहब को इतला देनी चाहिए या नहीं ये फैसला बाद में करेंगे। संतरी पूरी तरह होश में था और आंखें खोले हक्का बक्का लेटा छत को घूर रहा था। हमें देखती वो उठ के बैठ गया। आप तो खैर सिकंदर साहब हैं, वो बोला, लेकिन ये इंस्पेक्टर साहब कौन है? किसने बुलाया इन्हें? मैंने बुलाया है। मैं उसके लहजे पर हैरान होके बोला, ये सब इंस्पेक्टर इकराम शेख हैं। सवालात मुझे करने हैं। शेख ने कहा, नाम क्या है तुम्हारा? दीन मोहम्मद। मगर मैं कांस्टेबल नहीं हूँ, उसने एहतजाजी लहजे में कहा। फिर क्या हो? नाइक। शेख ने फुल स्कैप कागज पर कलम से कुछ लिखते हुए कहा। मैं भी सब इंस्पेक्टर हूँ, वो बोला। मैं अपनी इसनाद का और मेडलों का क्या जिक्र करूँ? यूं समझ ले कि दहशत गर्दी का केस हो तो अमूमन मुझे खुसूसी तफ्तीश की टीम में जरूर शामिल किया जाता है। इंस्पेक्टर शेख ने और मैंने हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखा। गोया तुम्हें खास तौर पर रिजवी साहब के घर की हिफाजत के लिए मुंतखब किया गया था। शेख ने कागज पर उसका नाम ओहदा लिखते हुए कहा, हाँ, और मुझे बहुत अफसोस है कि मैं नाकाम रहा। एसपी साहब के घर में तो खैरियत है ना? वो खिफ़त से बोला, हाँ, वो अपनी फैमिली के साथ इस्लामाबाद गए हैं। मैंने कहा, जाते वक्त उन्होंने तुमसे बात भी की थी? मुझसे? वो हैरान होकर बोला, मैंने तो उन्हें जाते हुए भी नहीं देखा। कब गए थे वो? आज सुबह 9:30 बजे। मैंने गौर से उसकी तरफ देखा। वो खुद गाड़ी चला रहे थे और उस वक्त तुम अपनी मशीन गन लिए गेट पर खड़े थे। मेरे सामने उन्होंने गेट पर कार रोकी थी। दीन मोहम्मद ने नफी में सारी लाया। वो कोई और होगा सिकंदर साहब। कल यानी गुज़िश्ता रात तकरीबन 1 बजे से 4:30 बजे तक मैंने तुमको ही गेट पर अटेंशन देखा था। मैंने उसकी बात खत्म होने से पहले कहा, इसलिए मैंने तुम्हें शिनाख्त कर लिया। मेरे अलावा राबिया बीबी ने देखा था तुम्हें। क्या तुमने नहीं देखा था? मैं हम बाग में बैठे बातें कर रहे थे।
चांदनी का उजाला बहुत काफी था और तुम तो गेट लाइट आप अपनी कहते जा रहे हैं। दीन मोहम्मद ने नागवारी से कहा, मेरी भी तो सुन लें, गुज़िश्ता रात भी मैं ड्यूटी पर नहीं था, आपने किसी और को देखा होगा। इतनी दूर से वर्दी में सब एक जैसे लगते हैं, हो सकता है वो मेरे ही कदो कामत का कोई आदमी हो या उसकी सूरत मुझसे मिलती हो। सूरत तो मेकअप से भी बनाई जा सकती है। मैं तो परसों शाम को अंधेरा होने के बाद ड्यूटी पर पहुंचा था, दिन में दूसरा शख्स आ गया था। रात को 10 बजे फिर मैंने चार्ज लिया था। उस वक्त तक साहब भी घर नहीं लौटे थे। उस गेट पोस्ट के पीछे या साथ वाली कोठी की दीवार के उधर कोई छुपा खड़ा था जिसने अचानक मुझे काबू कर लिया। मेरी नजर सड़क पर थी और हर तरफ थी, लेकिन पड़ोसियों की तरफ मैं मुतमईन था। मुझे मालूम है वहाँ कौन रहता है। वो बहुत चालाक लोग थे, वाकई पेशावर लोग। उन्होंने मुझे पीछे से दबोचा और मेरी नाक पर रुमाल रख दिया। क्लोरोफॉर्म में भीगा हुआ। वो 2 थे और जिसने मुझे काबू किया वो खासा ताकतवर था। उसने रुमाल रखते ही मुझे पीछे झाड़ियों में घसीट दिया था। फिर दूसरे ने मेरे सर पर कोई चीज दे मारी थी, कोई खासी सख्त चीज। मेरा ख्याल है रुमाल या किसी कपड़े से हॉकी या क्रिकेट की गेंद लपेट कर वार किया गया था। मैं बेहोश हो गया, क्लोरोफॉर्म से नहीं, उस ज़रब से। मैंने सांस रोक लिया था और 3 मिनट तक रोक सकता था। मुझे अगर मोहलत मिलती तो मैं उन दोनों से निमट लेता। शायद उन्होंने अंदाजा कर लिया था और इसलिए उन्होंने सर पर वार किया। मैंने उनकी सूरतें तो नहीं देखी मगर आवाजें सुनी थी। एक ने दूसरे से चिल्ला के कहा था, देखता क्या है, मार। इसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। मेरा ख्याल है उन्हीं में से किसी ने मेरी वर्दी पहन ली होगी और पहरेदार बन के खड़ा हो गया। आपने भी उसे देखा होगा और एसएसपी जामन साहब ने भी। मैं हैरान हूं कि आपकी नजर तो धोखा खा सकती है। एसपी साहब को धोखा कैसे हो गया? मेरा ख्याल उन्होंने उस शख्स को नहीं देखा होगा जो दिन की ड्यूटी पर मामूर था। अगर उन्हें तुम्हारी जगह कोई और नजर आया होगा तो वो समझे होंगे कि दिन में यही शख्स ड्यूटी पर होता है। शेख ने कहा, वो किस वक्त आता है? 10 बजे। दीन मोहम्मद ने कहा, 12 घंटे से ड्यूटी बदलती है। फिर सवाल यह, दीन मोहम्मद आज सुबह 10 बजे वो क्यों नहीं आया? शेख ने कहा, रिजवी साहब आधे घंटे पहले चले गए थे, इसलिए ये बात समझ में आती है कि उन्होंने नकली मुहाफिज को असली समझा। गुज़िश्ता रोज भी वो 10 बजे आया होगा और 10 बजे रिजवी साहब ऑफिस में होते हैं। ड्यूटी बाहरी बदल जाती थी, इसलिए बेगम साहबा ने भी नहीं देखा। क्या नाम है उसका? ख्वाजा अकबर। वो भी सब इंस्पेक्टर है CIA का। दीन मोहम्मद ने कहा, इसका मतलब है कल रात 10 बजे से तुम वहाँ बेहोश और बंधे पड़े थे। कहाँ बंधा पड़ा था? निशानात तो मुझे भी नजर आ रहे हैं अपने जिस्म पर। वो बोला, पीछे एक सर्वेंट क्वार्टर है, उसके सेहन में। मैंने कहा, आज 2 बजे तक 16 घंटे हो गए और क्लोरोफॉर्म से कोई भी 16 घंटे बेहोश नहीं रह सकता। उन्होंने तुम्हें ख्वाब आवर दवा भी दी होगी, उसका असर भी 8 घंटे बाद खत्म हो जाता है। लेकिन तुम्हारी बात से अंदाजा होता है कि तुम्हें ये भी मालूम नहीं था कि तुम कहाँ पड़े हो। शेख ने मेरी बात पर तारीफी अंदाज में सर हिलाया। तुमने आंखें खोलकर देखा तक नहीं। चुनाचे यहाँ तो हम फर्ज कर सकते हैं कि 16 घंटे की बेहोशी सर की चोट का नतीजा थी, जो बहुत तवील वक्फा है, और चोट इतनी सीरियस होती तो डॉक्टर को अंदाजा हो जाता। इसका कोई निशान ना होता तब भी डॉक्टर उसे मामूली करार ना देता। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि अपना काम खत्म होने तक तुम्हें होश में नहीं आने दिया गया, वक्फे वक्फे से तुम्हें इंजेक्शन वगैरह दिए गए। दीन मोहम्मद ने ढीले ढाले नाइट सूट की आस्तीन को शाने तक उठा के देखा। शाने से जरा नीचे 3 नन्हे नन्हे निशान नजर आ रहे थे। उसने बाजू को दूसरे हाथ से थोड़ा सा दबा के इकरार में सर हिला दिया। मुमकिन है उसी शख्स ने यह काम भी किया हो जो पहरेदारी के बहाने घर की निगरानी पर मामूर था। मार्फिया, पैथाडीन या डाइज़ीपाम का हैवी डोज देना कोई मुश्किल काम नहीं, ये चीजें आम दस्तयाब है। शेख ने कहा, मुझे अफसोस है कि तुम्हारा काबिल फख्र रिकॉर्ड खराब हो गया दीन मोहम्मद। तुम पर चार्ज तो बनेगा एक गफलत बरतने का, दूसरा वो असला गुम करने का जो तुम्हें खुसूसी इजाजत के तहत दिया गया होगा। तुम मुअत्तल भी हो जाओगे, लेकिन मेरा ख्याल है बहाल भी हो जाओगे। कैसी अजीब और खतरनाक बात है। शेख के रिजवी साहब तक मुतमईन थे। मैंने कहा, और वो बदमाश पासबान नहीं, दुश्मन जहाँ था। आज मुझे ख्याल आया कि संतरी इस तरह ड्यूटी छोड़ के जाने की हमाकत और जुरात नहीं कर सकता। इसके अलावा घर की बात दुश्मनों तक इतनी जल्दी कैसे पहुंच गई? कल रात ही मोहसिन के वालिद का फोन आया था और उन्होंने सुबह हमसे बात की। उससे पहले इस्लामाबाद जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था और इस प्रोग्राम की फौरन दुश्मनों को खबर मिल गई। मैं सोच रहा था कि कैसे क्या उन्होंने घर के अंदर कोई खुफिया माइक्रोफोन छुपा रखा है और कहीं आसपास ही बैठे सब गुफ्तगू सुन रहे हैं। अब बात समझ में आती है, या तो वो बदमाश जो गेट पर मुहाफिज बना खड़ा था किसी खिड़की दरवाजे से कान लगाए सारी बातें सुन सकता था, मगर इसमें पकड़े जाने का बहुत खतरा था। रिजवी साहब या घर का कोई फर्द अचानक आ जाता तो उसे देख लेता। चुनाचे असल बात यह है कि कोई छोटा सा ट्रांसमीटर या माइक्रोफोन घर के अंदर था और रिसीवर उसकी जेब में। जाहिर उसकी रेंज बहुत कम होती है। उन्हें आसपास कोई जगह ना मिली। नहीं सिकंदर, बात जगह की नहीं, शेख ने सोचते हुए कहा। वो कुछ और बताना चाहते थे, ये कि तुम लाख SP की कोठी में कला बंद होके बैठ जाओ और दरवाजों पर मुहाफिज बिठा दो। हमारी पहुंच से बाहर नहीं, हम जो चाहें कर सकते हैं। गौर करो कि उनके हाथ में मशीन गन थी, वो क्या नहीं कर सकते थे।
वो घर को उड़ा देते या सबको ले जाते, मगर वो सिर्फ एक फाइल ले गए और कुछ कहे बगैर बहुत कुछ कह गए। हम बिला वजह कुछ तो खून नहीं करते और तुम्हें एक मौका फराहम करते हैं कि हमारी ताकत का अंदाजा करते हुए मुकाबले का ख्याल छोड़ दो। शेख के मशवरे पर मैंने रिजवी साहब को इतला दिए बगैर रिपोर्ट दर्ज कराने का फैसला किया। कुछ देर बाद उसकी ड्यूटी शुरू होने वाली थी। वो रुखसत हो गया तो मैंने तय किया कि रिपोर्ट भी 8 बजे के बाद लिखवाऊंगा, जब हशमत खान की जगह खुद इकराम शेख आ जाएगा। उसके जाने के बाद दीन मोहम्मद से बातें करता रहा। वो पुराना सिपाही था। वो मुझे अपनी बहादुरी के पुराने कारनामे सुनाता रहा जिन पर उसे तारीफी असनाद मिली थी और मेडल मिले थे। सारी बात यह है कि मौत ना वक्त मुकर्रर से पहले आती है और ना उसके बाद। जब ये वक्त आता है तो वो औरत जो मफलूज हो और घर के अंदर बिस्तर पर लेटी हो और बिल्कुल ना जानती हो कि दुनिया में कोई उसका दुश्मन भी है, जो तसव्वुर भी ना कर सकती हो कि उसकी मौत कुदरती नहीं होगी और कत्ल को ऐसा फेल समझती हो जो इंसान नहीं कर सकते, खुद कत्ल हो जाती है। वरना दीन मोहम्मद जैसे लोग खतरनाक तरीन मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाते हैं। आछी असले की जंग में सीना सुपर हो जाते हैं और जान हथेली पर लिए फिरते हैं। मेडल और असनाद पाने के लिए जिंदा रहते हैं और उन्हें खराश तक नहीं आती। रात को मैं उसे राबिया की गाड़ी में बिठा के अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गया। हशमत खान चार्ज दे चुका था और मैं अपना फलसफा हयात और मुलाजमत के ज़रिए उसूल समझा के शेख का वक्त ज़ाया करने में मसरूफ था। मुझे देखकर वो चौंका, लेकिन मैंने महसूस किया कि चौंकने का असल सबब मेरे साथ दीन मोहम्मद का आना था। दीन मोहम्मद पुलिस से CIA में गया था और पुराना ऑफिसर था। चुनांचे हशमत खान भी उसको पहचानता था। पहला नजरिया उसने यही कायम किया होगा कि मेरे जैसे खतरनाक मुजरिम का केस अब CIA ने ले लिया है, मगर रिपोर्ट की बात सुनकर उसे मायूसी हुई। दीन मोहम्मद अब मेरी कमीज और पतलून पहने हुए था। अब मेरी बात माने तो घोड़े शाह के बिजार पर कोई मन्नत माने। उसने दरमियान में मौका पाके कहा, आपके सारे घर पर किसी का मनहूस साया है। उसने बड़े मानी खेज तरीके से मेरी तरफ देखा। सारे घर का क्या मतलब है? दीन मोहम्मद ने नागवारी से कहा, मेरे साथ इससे भी ज्यादा हो चुकी है। वो तो है जी, मगर जरा गौर करें ना, एक ही वक्त में आप और आपके भाई दोनों। उसने उम्दन जुमला नामुकम्मल छोड़ दिया। पूरी बात क्यों नहीं करते? दीन मोहम्मद ने कहा। क्या हुआ है मीर मोहम्मद को? चौंकने की बारी अब मेरी थी। मीर मोहम्मद भाई है तुम्हारा सगा, और क्या सोतीला। आप भी कमाल की बात करते हैं सिकंदर साहब। अब देखे ना, कल से उसका भी पता नहीं। हशमत खान बोला। कोई पता नहीं, दीन मोहम्मद ने बरहमी से कहा। उसका घर तो यही है, मैं बताता हूँ आपको। हशमत खान ने कहा, उनको कल सिकंदर के साथ अदालत जाना था, लेकिन उनका एक पैगाम मुझे मिला कि वो नहीं जा सकते और ये काम मैं करूँ। कोर्ट में तो मैं चला गया, लेकिन मैंने अपने शक का बहरहाल इज़हार कर दिया, क्योंकि तहरीर मीर मोहम्मद की नहीं थी। उसकी बीवी भी बहुत परेशान है। ऐसे बताए बगैर वो पहले कभी नहीं गया। दीन मोहम्मद उठ खड़ा हुआ। मैं भाभी से पूछता हूँ। मैं और शेख उसके पीछे गए, लेकिन हशमत खान वहीं बैठा रहा। मीर मोहम्मद का घर थाने से मुल्हिक अहाते में था, जहाँ अमले की रिहाइश के लिए फ्लैट बने हुए थे। 2 ब्लॉक मातहत अमले के लिए थे और ये छोटे क्वार्टर थे। मीर मोहम्मद 3 कमरों वाले फ्लैट में था और उसका फ्लैट तीसरी मंजिल पर था। दीन मोहम्मद ने दस्तक दी और दरवाजा खुलते ही अंदर दाखिल हो गया। फिर हमने उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनी और इजाज़त लिए बगैर अंदर घुस गए। अंदर दीन मोहम्मद दीवाना वार एक से दूसरे कमरे में जा रहा था। दोनों कमरों की हालत नाकाबिले बयान हद तक अबतर थी। घर का सारा सामान कबाड़ी की दुकान की तरह बिखरा पड़ा था। सारे संदूकों को उलटकर खाली कर दिया गया था। अब खाली संदूक अलग पड़े थे और उनका सामान फर्श पर फैला हुआ था। यही कैफियत अलमारियों की थी। उनमें से हर चीज़ निकाल के बाहर डाल दी गई थी। तलाशी लेने वालों के लिए मुमकिन होता तो वो अलमारियों को भी उधेड़ देते, क्योंकि उन्होंने कोई चीज़ सलामत नहीं छोड़ी थी। उन्होंने तकिए, लिहाफ, बिस्तर सब फाड़ दिए थे। एक सोफा सेट का कवर खंजर जैसी किसी चीज़ से यूं फाड़ा गया कि सिर्फ अंदर के स्प्रिंग रह गए थे। उन्होंने दरमियान में भरी हुई जोड़ तक निकाल फेंकी थी। मीर मोहम्मद की बीवी कहाँ है? शेख ने हर तरफ झांक कर तबाही और बर्बादी का मुकम्मल जायजा लेने के बाद कहा। मुझे क्या मालूम, मैं भी तुम्हारे सामने ही तो आया हूँ। दीन मोहम्मद ने कहा। देखा नहीं था क्या? तुम्हारी दस्तक पर दरवाजा किसने खोला था? शेख ने मेरी तरफ देखा। किसी ने भी नहीं। जब मैंने दस्तक दी तो दरवाजा थोड़ा सा पीछे हो गया था। दीन मोहम्मद ने कहा। दरवाजा पहले से खुला हुआ था, मैं अंदर चला गया। शायद सामने के फ्लैट वाले पड़ोसी को कुछ मालूम हो, शेख ने कहा। बाहर झांकने पर मुझे सामने का दरवाजा मुकफ्फल नजर आया। नीचे रहने वालों को कुछ मालूम नहीं था। हर मंजिल पर 2 फ्लैट थे जिनके दरवाजे जीने में आमने सामने खुलते थे। चुनाचे मीर मोहम्मद की बीवी का मेल मिलाप ज्यादातर तीसरी मंजिल के दूसरे मकीनों के साथ था, मगर उसमें रहने वाला ASI तब्दील होकर मुल्तान चला गया था और तब से वो फ्लैट खाली पड़ा था। तीसरी मंजिल पर मीर मोहम्मद अकेला था। दीन मोहम्मद और इकराम शेख ने मुझे फ्लैट ही में छोड़ा और ऊपर चले गए। ऊपर किसी दूसरे थाने के 2 इंस्पेक्टर रहते थे। वो अपने अपने घर में टीवी देख रहे थे। चुनाचे उनके कानों ने भी कोई गैर मामूली आवाज़ नहीं सुनी थी। किसी को भी ये मालूम नहीं था कि मीर मोहम्मद गायब है। 10 मिनट बाद वो दोनों लौट आए। अभी कल मेरी उससे बात हुई थी, दीन मोहम्मद ने कहा। कल बात हुई थी तुम्हारी? शेख ने चौंक कर कहा। किस वक्त? सुबह 10 सवा 10 बजे।
सही वक्त तो मैंने नोट नहीं किया, मैं ड्यूटी के बाद थाने गया था, दीन मोहम्मद बोला। और तुम्हारा भाई वहाँ मौजूद था? शेख ने कहा। क्या बात हुई थी उससे? उसने फ़ोन किया था, दीन मोहम्मद ने कहा। कहाँ से? उसके घर में तो फ़ोन नहीं है और थाने में वो आया नहीं, शेख ने कहा। यह मैंने उससे नहीं पूछा था कि वो कहाँ से बोल रहा है, मेरा ख्याल था कि थाने ही से बात कर रहा होगा, दीन मोहम्मद बोला। और तुमने अपने थाने पहुंचकर फ़ोन रिसीव किया था, शेख ने कहा। हाँ, मुझे ड्यूटी के बाद घर जाने से पहले एएसपी साहब को रिपोर्ट देनी पड़ती है। अभी मैंने रिपोर्ट नहीं दी थी, साहब के पास कुछ लोग बैठे थे। इतनी देर में एक इंस्पेक्टर ने आवाज़ देकर मुझे बुलाया और कहा मीर मोहम्मद का फ़ोन है। गोया मीर मोहम्मद को मालूम था कि तुम इस वक्त ड्यूटी ख़त्म करके थाने पहुंच गए होगे, शेख ने कहा। यह नतीजा आप निकाल रहे हैं, दीन मोहम्मद ने कहा। मीर मोहम्मद को मैंने अपनी ड्यूटी के बारे में कुछ नहीं बताया था। हमें जब भी बात करनी होती थी अपने अपने थाने से फ़ोन कर लेते थे। इसमें कोई गैर मामूली या नई बात नहीं थी। अच्छा, कल कोई खास बात कही थी उसने? शेख ने कहा। देखें जी, वैसे तो भाई था मेरा, मुझसे छोटा था, दीन मोहम्मद ने कदरे तवक्कुफ के बाद कहा। लेकिन उसकी और मेरी तबीयत में बहुत फ़र्क था। उसे पैसे की हवस थी, पैसे की खातिर वो बहुत से गलत काम भी करता था। गलत काम तो सभी करते हैं, मगर अपना दामन बचा के। ज़माना बड़ा ख़राब हो गया है। एक सब्जी फरोश के वारिस भी हाई कोर्ट जा पहुंचते हैं, वकील कर लेते हैं और पुलिस को अदालत में घसीट लेते हैं। पैसा आ गया है सबके हाथ में और वकील साहब को सिर्फ पैसा चाहिए। एक बार उसने किसी ट्रक ड्राइवर के हाथ मार दिया था। जीटी रोड पर सारी ट्रैफिक रुक गई। ट्रक वालों के साथ बस वाले शामिल हो गए और उन्होंने सड़क बंदी कर दी। एसडीएम और कमिश्नर साहब को मामला रफा दफा कराना पड़ा। मैं उसको बहुत समझाता रहा कि देख, हद से ना बढ़, तेरा रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। आए दिन शिकायत मौसूल होती हैं, मगर उसे परवाह नहीं थी। उसने इतना पैसा जमा कर लिया था कि वो किसी की परवाह नहीं करता था। बीवी के नाम से गुलबर्ग की एक 2 मंजिला कोठी 2 साल पहले खरीदी थी। 1 कनाल की कोठी है, उसके दोनों हिस्से किराए पर उठा रखे थे। दूसरी अभी बेटे के नाम से ली थी। खासी जरी जमीन भी थी साईवाल की तरफ। किन्नू माल्टे के एक बाग से ही 50,000 सालाना मिलते थे, लेकिन उसमें कनात नहीं थी। बीवी भी रोती थी और मुझसे कहती थी, भैया जी आप ही समझाएं इन्हें, मेरी तो एक नहीं सुनते। इतना लालच ठीक नहीं है। कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो नौकरी भी जाएगी और इज्जत भी। क्या फायदा इन कोठियों का और इस पैसे का जिनका मालिक जेल में पड़ा हो। हमें इतना बहुत है। वो उल्टा बीवी पर गर्म होता था कि कैसी औरत है, जो कुछ मैं किया करता हूँ उसके भले के लिए, बच्चों के भले के लिए करता हूँ। जिस रोज ऐसी वैसी बात का खतरा होगा मैं इस्तीफा मुंह पर मार दूंगा। क्या मैं इस मामूली सी पेंशन की रकम के लिए नौकरी कर रहा हूँ जिससे मेरा महीने का सिगरेट खर्च भी पूरा नहीं होता? मैं जब चाहूँ अपना बिजनेस शुरू कर सकता हूँ और जितनी तनख्वाह अब सरकार के खजाने से ले रहा हूँ उससे ज्यादा तनख्वाह पर सेल्समैन मुलाजिम रख सकता हूँ। ये तो मैं समझ गया। शेख ने बड़ी एहतियात से उसको टोका। कल क्या बात हुई थी? कल दीन मोहम्मद ने कहा वो कुछ तजब्जुब का शिकार था। एक बात ऐसी थी काबिले जिक्र। उसने कहा, भैया जी बस अब नौकरी से छुट्टी अपनी। मैंने कहा, क्या मतलब, इस्तीफा दे रहा है क्या तू? उसने कहा, बस दे दूंगा आज कल में, बहुत कर ली सबकी गुलामी। मैं पहले तो यही समझा कि जिस बात से मैं डरता था वही ना हुई हो। मैंने कहा, कोई ऐसी वैसी बात है तो मुझे बताओ। वो हंसने लगा, बोला, भैया जी आप तो हमेशा डरते ही रहे, बात क्या होनी है, बस जी भर गया अपना। मैंने कहा, फिर भी कोई बात तो ऐसी होगी कि आज तुमने अचानक फैसला कर लिया? वो बोला, हाँ एक बड़ा सौदा किया है, लाखों का, बड़ी पार्टी है। 5 लाख देते थे, मैंने 10 पर मजबूर कर दिया। मेरे बहुत पूछने पर भी उसने सौदे की नोयत नहीं बताई और पार्टी का नाम नहीं लिया। एक बात मैं उससे कहना चाहता था मगर नहीं कह सका कि 10 लाख देने वाले मामूली लोग नहीं होते, उनसे बहुत मोहतात रहना चाहिए। वो 9 लाख बचाने का बंदोबस्त भी कर सकते हैं। 1 लाख देकर किसी को तुम्हारा पत्ता साफ करने के लिए भी भेज सकते हैं। इस शहर में ऐसे बहुत से जो 1 लाख की खातिर अपने भाई के कत्ल से गुरेज ना करें। वो जरा सी देर के लिए रुका, फिर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदेशे गलत नहीं थे। ये मामला तफ्तीश तलब है, शेख ने कहा, लेकिन पहले से मालूम करो कि उसके बीवी बच्चे कहाँ हैं। मेरा मतलब है कहीं वो तुम्हारे घर तो नहीं गए हुए।